शहबाज शरीफ हुकूमत की एक और जो माशी रिपोर्ट कार्ड है वो सामने आ चुकी है और हकीकत यही है कि जी काफ़ी से भी ज़्यादा बुरी है। शहबाज हुकूमत अपनी कई जो है कलीदी अहदाफ हासिल करने में नाकाम साबित हुई। इसमें सबसे अहम जो है वो माशी नमू, जिसका हदफ जो है ख़ुद नून लीग की हुकूमत ने 3.6% तय किया था, लेकिन हकीकतन जो नंबर सामने आया वो 2.7% है, यानी कि हदफ से तकरीबन 1% कम। नाक़दीन का कहना है कि जी माशी नमू भी जो है ये बड़ा चढ़ाकर बयान की जा रही है, वरना जो असल में फिगर है वो इससे कहीं कम है। लोगों को कैसे कहते हैं कि आप गरीबों के ठंडे चूल्हे जो थे वो जलाने के लिए आए हैं। तुसा तो गरीबा का सत्यानाश कर छड़िया जी। तुसा तो जी इकॉनमी का ग्रोथ रेट कहाँ था, आपने उसको तबाही के ऊपर आप लेके आ गए हैं। लेकिन चलें, अगर माशी नमू के हुकूमती आदाद शुमार को आप मान भी लें, तब भी पाकिस्तान में सालाना आबादी बढ़ने की जो 1.5% शरह को इससे अगर आप मिना करेंगे तो ये फिर 1% रह जाती है। फिक्र की बात यह कि जी ज़रूरी शोबा जो है वो 13.5% के हिसाब से सुकड़ा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यही हाल जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हुआ। शहबाज हुकूमत के नकादों का कहना है कि जी पिछले 3 बरस में सालाना नमू का औसत जो है इस हुकूमत का वो 1.6% रहा। इसका जो अगर तकाबुल अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत से करें तो शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पर मज़ीद सवालिया निशान खड़े हो जाते, क्योंकि PTI हुकूमत ने अपने आखिरी 2 साल के जो अहदाफ थे उससे कहीं ज़्यादा माशी नमू हासिल की थी, यानी कि माली साल 2021 में 2.3% के हदफ के बरस जो है वो 5.8% उन्होंने हदफ हासिल किया, और माली साल 2022 में उनका हदफ जो था वो 4.8% था, लेकिन उन्होंने जो हासिल किया वो 6.18% था। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहने के जी कई महाजों पर हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रही है। मिसाल के तौर पर फ़रात ज़र को नीचे लाना, भारत की तमाम तर मुखालफत के बावजूद IMF प्रोग्राम की नई किस्त हासिल कर लेना, जारी खाते यानी कि करंट अकाउंट को जो है काबू में रखना, हुकूमती कारकर्दगी बज़बान वज़ीर ख़जाना। टैक्सेशन के सिलसिले में इस्लाहात हैं 24-25 में, इसमें बहुत हमने प्रोग्रेस की है और ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे। अगर हमने इस इकॉनमी की जो DNA को फंडामेंटली चेंज करना है, जो मैंने पहले जिक्र किया, अगर हमने बूम और बस्ट साइकिल से निकलना है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच हैव बीन इल्यूसिव इन दिस कंट्री। और जनाब औरंगज़ेब साहब जो है वो मईशत के DNA को जहाँ तब्दील करने की बात करें, वहीं वो साख्ती इस्लाहात की भी, यानी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसकी भी बात करते नजर आए। 43 मिनिस्ट्रीज एंड 400 अटैच डिपार्टमेंट्स, हम इसको मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमने लेगेसी को ख़त्म करना है। आगे का जो आगे की जो लीकेज है उसको भी ख़त्म करना है। जो SOEs हैं, 800 बिलियन का ये खसारा है, ये ट्रिलियन से ऊपर है, ये ट्रिलियन कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये कि क्या वाकई जो है साख्ती इस्लाहात हो रही हैं, क्या वाकई रवां बरस की जो कारकर्दगी कुछ ऐसी है कि मईशत का DNA जो है हमें और आपको तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आज के प्रोग्राम में जहाँ रवां माली साल में जो हुकूमत की कारकर्दगी थी उस पर बात करेंगे, वहीं इन अहम सवालात को भी उठाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में वजारत ख़जाना के जो सरबराह हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनका कहना है कि जी इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी जो थी इस हुकूमत से कहीं बेहतर थी। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद जो एक माशी तौर पे सुनहरा दौर शुरू हुआ था वो 2021 से शुरू हो चुका हुआ था, और उस साल आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान की शरह नमू थी 5.7% 2021 में, और जिस साल इमरान खान साहब को निकाला उस साल शरह नमू थी पाकिस्तान की 6.4%। वज़ीर आज़म साहब, ये 2.7% कोई ऐसी काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है। ये हम झूठ की ज़िंदगी में कब तक, आप जो माशी स्टेबिलिटी हो गई है, मईशत खड़ी हो गई है, ये कब तक आप अपने आप को चूरन भेजेंगे? एक आम आवाम जो है वो उसका लिटमस टेस्ट है। तो जनाब क्या वाकई मुज़म्मिल असलम साहब का दावा जो है वो दुरुस्त है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत और टैक्स एक्सपर्ट जनाब असद अली शाह साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो शहबाज हुकूमत की जो है माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। हुकूमत ने कई जो उसके कलीदी अहदाफ थे, जिसमें मैं समझता हूँ माशी नमू उनमें से एक है, वो आपके सामने है। क्या तासुर है आपका इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि जो फिगर्स दिए हैं, दरअसल आज जो फिगर्स फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कस्टमरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी इकोनॉमिक्स सर्वे के ऊपर, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, ये तो आपको जैसे पता है कि वो जो अकाउंट्स, नेशनल अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने
पहले ही ये बता दिया था कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 2.7% के करीब होगी और इन्फ्लेशन बिलो 5% होगी। और वो ज़्यादातर फिगर्स जो हैं वो उन्होंने दे दी थी, जिसपे काफ़ी लोगों ने लिखा था, मैंने भी लिखा था कि जब 3 क्वार्टर्स में 9 महीने की बेसिस पे, ये भी 9 महीने की बेसिस पे होता है ना, जैसे आपको पता है, तो उसमें हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी कॉन्ट्रैक्शन है, नेगेटिव ग्रोथ है। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो 13% मेजर क्रॉप्स जो हैं डाउन है कंपेयर टू लास्ट ईयर, 13%। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। और अभी एक फार्मर्स की रिपोर्ट शायद थोड़ी सी एग्जैजरेटेड हो, जिसमें आया है कि फार्मर्स हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ अबाउट 2.2 ट्रिलियन रुपीस इन सिंस 2024, पिछले 1-1.5 साल में। वीट फार्मर्स, ओनली वीट फार्मर्स। तो और फिर कल वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आई है ऑन पॉवर्टी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन नियरली हाफ पॉपुलेशन, 45% वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसमें है। तो इतनी खराब सूरत हाल मैं समझता हूँ है जहाँ तक हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस या ग्रोथ की है। हाँ, कुछ चीजें जो है वो पॉजिटिव भी हैं, जो सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्योंकि 2 साल बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रहा, लोगों का परचेजिंग पावर बहुत कम हो गया, तो उससे हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम है, वो तकरीबन बिलो 5% पे आ गई है। इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, और प्लस जो डिफॉल्ट का खतरा रहता था IMF प्रोग्राम में, हमेशा थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, वो स्टेबिलिटी आ गई है। तो ये चीजें जो है वो तो अगर कही जाती तो वो ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन जो मईशत की रफ्तार है ग्रोथ की, वो तो ना होने के बराबर है ना। जो 2.7% जो कहा जा रहा है, जी मैं खता कलामी करूं कि जब से शहबाज हुकूमत PDM 1 और PDM 2 ही कह लें इसको आप, तो इनका जो औसत बन रहा है वो 1.6% बन रहा है। और वज़ीर ख़जाना साहब ने आज ये फरमाया कि जी हमारी जो ग्रोथ रेट है आलमी तनाजुर में देखें, क्योंकि 2 बरस पहले आलमी मईशत जो थी 3.5% ग्रोथ रेट था, और वो घट के जो है 2.8% हो गया है। तो कितना ये जो उनका तकाबुल है कितना जायज़ है? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि हमारे अपने खित्ते में भारत देख लें, श्रीलंका देख लें आप, बांग्लादेश देख लें, हत्ता कि भूटान, नेपाल देख लें, उनकी माशी नमू पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। हम कहीं अफगानिस्तान के साथ जाके खड़े हुए नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि जो 3 क्वार्टर्स की जो है ग्रोथ, मतलब अगर 2.7% भी अगर है तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है, लोगों की आमदनी तो नहीं बेहतर होगी ना। और उसकी जो अगर वो 3 क्वार्टर्स की बेसिस पे जो फिगर्स हैं वो तो 1.7% पे है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मोरलेस 2% से कम ही होगी हमारी ग्रोथ। और ये आमिर साहब हर साल ही होता है कि गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट जो है ना, जब इकोनॉमिक सर्वे होता है तो उस वक्त जो है ग्रोथ को ओवर एस्टिमेट करते हैं और पिछले साल के ग्रोथ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो फिर ये बजट में ये फिगर्स अनाउंस करके और फिर जब अगले साल आप देखेंगे तो ये जो है ना आपको बताएंगे कि हमारी 2.7% नहीं थी, ये 1% थी, क्योंकि अगले साल हमें बढ़ाना होगा तो बेस इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। तो दिस हैज बीन, इट इज सो अनफॉर्चुनेट। पैटर्न है हमारा, आपने दुरुस्त फरमाया है ना। अच्छा मैं लेकिन तकाबुल हमारी जो बदकिस्मती है जी हमारे माशरे में, और हमारे जो लीडरशिप है उसमें ट्रूथ टेलिंग नहीं है। मतलब ठीक है, एक तो कारकर्दगी, और ये कारकर्दगी भी हमारी तब बेहतर होगी जब हम कुछ सच बोलना तो शुरू करें ना। हम सच नहीं बोलते बदकिस्मती से, तो वो सारी जो खराबी है उसकी जड़ जो है ना वो झूठ है।
दुरुस्त दुरुस्त फरमाया। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि वो अब ज़ाहिर कि हम जब तकाबुल देख रहे थे कि भाई PDM-1 की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब जब से आए थे भी चला गया था, हम लोग मतलब जब उनका पहला बरस था, और उसके मुकाबले में जब आप PTI दौर को देख रहे थे कि उन्होंने 20-21 का टारगेट सेट किया था 2.3 का, लेकिन जो उनकी फिर अब हम देखते हैं फिगर्स तो 5.8% ग्रोथ है। फिर 21-22 में उनका हदफ 4.8 था, लेकिन उन्होंने 6.18% जो है वो हासिल किया। तो अब जब आप तकाबुल करेंगे, एक तरफ तजर्बेकार हुकूमत, फिर आप PTI पे ये हुकूमत तनकीद करती रही कि जी डिफ़ॉल्ट के दहाने पे लिया, लेकिन जब आप नंबर देखते हैं तो वो तो बड़ा एक स्टार्क कंपैरिजन है कि जिसमें इनकी कारकर्दगी जो है वो बड़ा सवाली निशान बन गई है, कम से कम जो आप सतही तौर पे आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप कुछ इस पर बताइए हमें। देखिए, वो भी जो ग्रोथ 2 साल जो थे ना, वो भी देखें, वो रियलिस्टिक बात नहीं है। हुआ ये था कि IMF के जो टारगेट्स थे, जो प्रोग्राम था, PTI ने अपने आखिरी साल में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो सारी उसको वायलेट किया। आपको याद होगा, पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाई और जो है ना एक्सपेंशन की तरफ वो चले गए, जिसकी वजह से आपका डिफॉल्ट का रिस्क जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इंपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो फिर दोबारा क्राइसिस हुआ। तो देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि जब ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि वो शैलो होती है, उसमें प्रोफंडिटी नहीं होती, तो उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है। तो और दूसरा जो आपने बात की 2021 की, वो ग्रोथ जो है दैट वाज सब्सिक्वेंट टू द कोविड, जो है ना, जब कोविड में बिल्कुल ही नेगेटिव ग्रोथ हो गई, तो फिर अगले साल जो है ना अगेन, और फिर IMF प्रोग्राम में नहीं थे हम, और उन दोनों सालों में फिर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो बहुत बढ़ गया था। तो अब आप IMF प्रोग्राम में इस तरह की ग्रोथ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। तो मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है कोई PTI की गवर्नमेंट की भी कोई खास इतनी नहीं थी, और ये हर हुकूमत में मैं देख रहा हूँ कि बतदरीज हम जो है ना बाकी हमारे जो कंपैरेटिव इकोनॉमीज हैं उसके मुकाबले में हमारे यहाँ पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, 160, वी आर 5th लार्जेस्ट कंट्री, वो 168 पे हम चले गए। और करप्शन इंडेक्स में देखें, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट। तो दुनिया के जो खराब तरीन हालात हैं जिन मुल्कों के, उनमें हम शामिल हैं। तो वो बतदरीज खराब होती जा रही है। कोई हम रिफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो आपने बात की कि रिफॉर्म नहीं कर रहे, हम खराब तरीन मीशतों या ममालिक के साथ जाके खड़े हो गए। औरंगजेब साहब ये फरमा रहे हैं कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे पर, एक्टिव एजेंडे पर हैं और हम कर रहे हैं। और अब तो ये दावा भी माशाल्लाह करते हैं कि जी मीशत का DNA तब्दील करेंगे। तो इसमें आपको कोई पेशरफ्त नजर आ रही है? अभी तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, हम लोग बड़े हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ। देखिए, ये हम सब कहते रहे ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मैं कहता हूँ ना कि वो नेपोलियन का एक कोट था कि सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग, डिलीवर नथिंग। तो यही हम कर रहे हैं भाई। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया। हमने प्राइवेटाइजेशन की है, गवर्नमेंट की साइज रिड्यूस की है, ना हमने अपनी आप देखें ना व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। असल बात तो ये है कि इकोनॉमी प्रोग्रेस तब करेगी व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में अब अगर डिफॉल्ट का खतरा भी टल गया है, और ये बताया गया कि जो ओवरसीज चैम्बर का और एक दो सर्वेज जो हैं उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे फिर। बड़ा आम सवाल है। अच्छा, मैं चाहूंगा, मैं अगले पॉइंट से पे आने से पहले मैं जरा ज़राअत की तरफ आऊँगा। आपने भी अपने शुरू के रिमार्क्स में कहा कि जी ज़राअत हमारी 13% से ज़ायद जो है कॉन्ट्रैक्ट की है, अनप्रेसिडेंटेड है। और सारी हमारी मेजर क्रॉप्स आप ले लें, कॉटन देख लें, वीट देख लें, मेज़ देख लें, सब की सब जो है कम हुई, हत्ता कि शुगर केन भी। क्या वजह, गलती कहाँ पर हुई? क्या हम मतलब है कि नेचर को हम जिम्मेदारी देते कि भाई नेचर ख़राब थी, या हुकूमत ने मतलब है कोई गलत सिग्नलिंग की, उनकी मनसूबाबंदी या जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग की वो जो थी उसने किसानों को बददिल कर दिया? जैसे सपोर्ट प्राइस का खात्मा का ऐलान इन्होंने एकदम किया, जिससे बहुत नुकसान हुआ हमारे ग्रोअर्स को। जी देखिए, दो चीज़ें तो ये जो वीट सबसे बड़ा जो क्रॉप होता है हमारी मईशत का, और आप देखें वीट में हम सरप्लस हो गए थे कई सालों से,
लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जो सूरत हाल पिछले 2 साल में हुई है, यहाँ पर बीट करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा फार्मर जो है। बीट में आपको पता है कि पिछले साल हुकूमतों ने प्रॉमिस किया था कि हम 4000 सिंध में 4000 रुपए में हम परचेज करेंगे फार्मर से, और पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट ने 3900, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उन्होंने, उससे पहले वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपोर्ट कर लिया था अभी, और उन्होंने फिर बिल्कुल ही बैक, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट, सिंध ने थोड़ा ज्यादा प्रोक्योर किया था पिछले साल। तो वो प्राइस जो है पिछले साल ही जो है ना पंजाब में बजाय 3900 के तकरीबन मैं समझता हूँ 3000 या 3200 के करीब लास्ट ईयर मिली होगी, तो उस पर भी नुकसान किया उन्होंने। और इस साल जो है IMF की कंडीशन थी कि आप प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, अब इस तरह की कंडीशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और उसकी वजह से 4000 जो 2 साल पहले 4000 3900 पर मॉन प्राइस होती थी, वो अब इस साल 2200 के करीब जो है ना, और तकरीबन 3000 से ज्यादा तो कॉस्ट आती है। तो फार्मर जो है वो सबसे बड़ी क्रॉप को पहले तबाही हो गई। कुछ जो है इस तरह की चीज, क्योंकि उसमें फार्मर को ना सही सीड मिलता है, फिर इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं। आप ये देखें कि जो यूरिया है वो पिछले 2 साल में तकरीबन 30-40% जो है वो यूरिया की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो सीड की प्राइस बढ़ गई है। तो सारे क्रॉप्स में फिर कुछ वेदर का भी, कुछ नेचर की, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन मैं ये कहूँगा। लेकिन जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, जो बेटर पॉलिसी होनी चाहिए, और प्राइमरीली पॉलिसी का इशू है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा, इस पर भी आपने तस्करा किया, हमने देखा कि स्मॉल स्केल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बड़ा एक नॉमिनल से इजाफा हुआ है 1.3% का, लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट की है, शुड इट बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जनाब मतलब एक मुतवातिर हो रही है? जी, दैट शुड बी द कॉज ऑफ कंसर्न। मतलब देखिए, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है ना, वो भी मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे जो है ग्रो कर रही होगी, जबकि आप देखें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एग्रो बेस्ड है ज्यादातर जो है ना। अगर एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसमें फर्टिलाइजर इज एन इनपुट, शुगर है, वो एग्रो बेस्ड है, टेक्सटाइल जो है वो भी एग्रो बेस्ड है ना, तो ज्यादातर एग्रो बेस्ड ही इंडस्ट्री है। तो अगर आपकी वीट जो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या वो भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो असल में तो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट बेहतर हुआ है, वो इंपोर्ट कंप्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज कम हुई है, और प्लस रेमिटेंसेस बड़े अच्छे हुए हैं। मगर खतरा तो मैं कह रहा हूँ, खतरा तो ये है कि IMF की अब जो कंडीशन है वो ये कि जी आप इंपोर्ट को रिलैक्स करें, सेकेंड हैंड गाड़ियों की इजाज़त दें। तो जब हम लोगों ने जो हार्ड अर्न्ड गेन्स हैं इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड इम्बैलेंस का जो थोड़ा सा हमने मामला तय किया था, वो तो फिर नहीं रह पाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें ना कि इस वक्त दुनिया में जो बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमी, US जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, वो कितने टैरिफ्स लगा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस पे जो है एक टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में। और बिकॉज हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं है, हम IMF पे डिपेंडेंस है, तो IMF कहता है कि जी टैरिफ कम करें, तो हमें कम करना पड़ता है। अच्छा, मुझे मैं इसे एग्जैक्टली देखें ना, अगर आपने देखें आप प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, आपको प्रोडक्टिविटी करने के लिए पॉलिसीज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक तो हमारा टैक्स रेट जो है वो इतना एक्सेसिव है, दुनिया में हाईएस्ट टैक्स रेट में हम आ गए हैं, जबकि मतलब तकरीबन 39% जो है सुपर टैक्स के साथ मिला के जो है ना वो टैक्स रेट हो गया है कुछ सेक्टर्स में। फिर अगर आप WPPF, WWF और डिविडेंड वगैरह डालें तो 55-60% शेयर होल्डर को पड़ता है। तो अब इस टैक्स रेट पे यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करेगा, आप मुझे बताएं ना। फिर बिजली हमारे पास बहुत महंगी है। जोड़ लिया ना आपने, ऑर्गेनाइज सेक्टर को, तनख्वाहदार तबके को बिल्कुल हिट पे ले गए, तो उनके पास अब गुंजाइश नहीं कि आगे आप क्या करेंगे। तो यहीं पे इसी से जुड़ा हुआ आता है कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो हमारी परफॉर्मेंस है,
जाहिर है कि उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन उसमें भी हदफ तो मिस कर रहे हैं ये लोग, तो उसको कहाँ रेट करेंगे आप रेवेन्यू कलेक्शन के उसको, कि डिस्पाइट रिकॉर्ड हाई टैक्सेस? जी, रेवेन्यू कलेक्शन जो है एक्सेसिव टैक्स करके इकोनॉमी से आपने स्क्वीज तो कर लिया है, क्योंकि ये मैं जरूर कहूंगा कि ऑल्दो टारगेट जो है वो मिस किया है एफबीआर ने। जी हाँ, 12.9 ट्रिलियन या 13 ट्रिलियन का जो टारगेट था उससे कोई 1 ट्रिलियन से ज्यादा कम है, लेकिन पिछले साल से 26% ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया है आपने। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो लोगों की बिजनेसेस की जेब से गया है ना। तो अब ठीक है, आपने किसी तरीके से ये टैक्स अपना टारगेट तो किया, लेकिन ये सारा पैसा वेस्ट होता है। मुर्दा इकोनॉमी से आपने निकाले ये पैसे, मतलब है जामिद इकोनॉमी निकाल लिया प्राइवेट सेक्टर से, जो पहले ही कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो अब कौन इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर, मुझे बताया ना। बड़ा बुनियादी सवाल है। अच्छा, मैं क्विकली 2 सवाल और बड़े अहम है आपसे। एक तो जो बड़ा मसला है कि हमारी यहाँ वफाक अब बिल्कुल तंगदस्त है 18वीं तरमीम के बाद, एनएफसी के बाद सारे वसाइल सूबों के पास हैं। सूबे जो हैं वो जिम्मेदाराना तरीके से खर्च नहीं कर, बेकार के मनसूबों में उड़ाए जाते हैं, कहीं लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो एक डायकॉटमी आ गई है हमारी यहाँ कि मतलब मरकज़ को चलाने को पैसे ही नहीं है आपके पास। नहीं, देखें, मरकज को चलाने के लिए पैसे मैं ऐसे इतना एग्री नहीं करता, क्योंकि मरकज में भी वेस्टेज है, ह्यूज वेस्टेज है, सूबों में भी वेस्टेज है, आउटकम्स नहीं आते हमारे। मेरे ख्याल में ये जो क्रिटिसिज्म है ना एनएफसी का, मैं उससे एग्री नहीं करता। एनएफसी बिल्कुल एनएफसी मतलब 7th एनएफसी में सूबों को ज्यादा ट्रांसफर हुआ और उनको फिर फंक्शंस भी ट्रांसफर हुए ना उससे, उसके साथ फंक्शन मरकज में बन नहीं हुए। गवर्नेंस का है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्टेज है, सूबों में भी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी है, दोनों में है, आउटकम्स दोनों जगह पे नहीं है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में ये पैसे ज्यादा रहेंगे तो वो क्या करेंगे, डिफेंस में खर्चा कर लेंगे, या फिर वो वही वहां भी सबसे ज्यादा एमएनएस को और इस तरह की जो स्कीम्स हैं बगैर प्रॉपर वायबिलिटी के। आप ये मुझे बताएं ना कि जब आपके पास सीपैक था तो आपने उसके उन पैसों का क्या किया? आपने साहिवाल में कोल बेस्ड प्लांट लगा दिया, कोई तुक नहीं थी उसकी, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी। बिल्कुल सही प्रोजेक्ट्स आप लगाते हैं जो कि या तो कंप्लीट ही नहीं होते या होते हैं तो अनवाइबल हैं, अनवाइबल प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं सब शोबों में कटौती हो रही है, पीएसडीपी में कटौती हो गई है। मैं पंजाब का माशाल्लाह तरक्याती बजट जो है वो ज़्यादा होगा जो है वफाक के बजट से, तरक्याती बजट की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं कि सब जगह कटौती है, सड़कें बनाने के लिए यकीनन पैसा है इनके पास, और पार्लियामेंटेरियंस के जो लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को क्यों तरक्याती मंसूबे देते हैं, वहाँ पर कोई कटौती नहीं है। अपने खर्चों में हुकूमत के ऑस्टेरिटी, किफायतशारी नज़र नहीं आती आपको। देखिए, इसलिए कि वो जाहिर है पार्लियामेंटेरियंस को बजट अप्रूव कराने के लिए वोट लेना होता है तो और प्राइम मिनिस्टर आपको कंटिन्यू करने के लिए उनको उनसे वोट लेना है, उनकी सपोर्ट चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियंस भी यही कहते हैं, वो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, ये नहीं करते कि उनकी क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन क्या है और गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी कोई ओवरसाइट तो नहीं करती ना। अब ये बजट को ही देख लें, ये 2-3 साल 2019 में एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पीएफएम IMF लॉज बनवा देती है, पीएफएम एक्ट आ गया था। अब वो पीएफएम एक्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हर साल आप बजट स्ट्रेटजी पेपर जो है ना पार्लियामेंट के साथ, फाइनेंस कमिटीज के साथ शेयर करेंगे। मैंने नहीं देखा कि वो शेयर होता है, वो जो है ना, तो वो फाइनेंस कमिटीज और पार्लियामेंट जो है वो बजट को देखती नहीं है। अभी एक डिबेट चल रही है कि जी जैसे यूएस में और कुछ मुल्कों में एक बजट ओवरसाइट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, और उसका लॉ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो मैंने उस पर अभी लिखा था कि भाई पहली बात तो ये है कि आप लॉज तो बना देते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। अभी आपने पीएफएम एक्ट बनाया है। मैं खता कलामी करूंगा असद साहब, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है और वो हमारे यहाँ कहते हैं टीवी का दामन बड़ा तंग होता है। बस जाते जाते मुझे ये बताइए कि आर वी बैक ऑन ट्रैक, क्या कह सकते हैं नटशेल में? जो कुछ औरंगजेब साहब ने किया, जो कराए नुमाया उन्होंने अंजाम दी और शहबाज हुकूमत ने, कुछ हम लोग पटरी पर आ रहे हैं, पटरी सूत्रे में भी?
देखें, इट्स अ मिक्स बैग। मैं समझता हूँ कि क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में है, तो आईएमएफ के साथ समाओ लव हेट रिलेशनशिप तो चल रहा है, वो काफी चीजें डिक्टेट कराते हैं। अभी ये जो डिले भी हुआ बजट का, शायद कुछ चीजों पे वो उनकी एग्रीमेंट नहीं थी। आई डोंट नो वो एग्रीमेंट अब आ गई है या आगे कराना है। बहरहाल ये जो मुल्क जो इकोनॉमी और पॉलिसी और मैनेजमेंट जो है ना, वो लार्जली आईएमएफ प्रोग्राम के हिसाब से चल रही है, और वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और उनका नुस्खा जो लफाजी ज्यादा है। हाँ। रिफॉर्म देखे ना कोई प्राइवेटाइजेशन हुई है, और उन्होंने ऐसे ही एक्ट भी पास करवा दिया आपसे। हाँ। लेकिन क्या पावर सेक्टर की कंपनीज जो हैं उनके लॉसेस कम हो गए? करने को बहुत सारे काम रह गए। साहब मैं खता कलामी करूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बात ये, हुकूमत की मजबूरियां बहुत हैं, और शहबाज शरीफ साहब का तारीखी जुमला फिर मुझे याद आता है बार बार कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। अब क्योंकि हमने अपने आप को बैगर तस्वुर कर लिया, तो कहीं पे आईएमएफ हमारी कलाई मरोड़ता है, हमारी से मुराद हुकूमत वक्त की, और कहीं पे पार्लियामेंटेरियंस मरोड़ते हैं। तो उसके वजह से फिर हम देखते हैं कि वो सही फैसले नहीं हो पाते, किफ़ायत शारी एजेंडे पे नहीं है, जो गैर तरक्याती अखराजात थे उनमें कटौती कहीं एजेंडे पे नहीं है, प्रेसिडेंट हाउस का पैसे बढ़ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पैसे बढ़ जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की पर्क्स बढ़ जाती हैं। इनकी वही बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन बर्फ गिरती है तो बेचारे गरीब मेहनतकश मुसलमानों पे। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं हमारे साथ। तो जनाब, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े शहर लाहौर और कराची, लेकिन अगर शहरी सहूलतों और म्यार ज़िंदगी की बात करें तो फिर इनमें जो है ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लाहौर कराची के मुकाबले में शहरी सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वहाँ पर बहुत बेहतर है। लाहौर एकदम जो है साल दो साल में बेहतर नहीं हुआ, यहाँ पे तरक्की का एक तसलसल है। पंजाब के हुक्मरानों ने लाहौर को अपना घर समझा। इसी सदी की अगर हम बात करें, यानी कि 21वीं सदी की, तो चाहे फिर नून लीग हो, काफ लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, फौजी हुकूमत हो, लाहौर पर हर दौर में जो है हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो दी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में थोड़े दिनों के लिए कराची की किस्मत भी जागी थी, जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े मंसूबे सामने आए। लेकिन 2008 के बाद से इन्हितात का एक सफ़र है जो रुकने का नाम नहीं लेता, और इसकी गवाही जो है वो कराची की टूटी फूटी गर्दालूद सड़कें, गंदगी के ढेर, सड़कें और गलियों में जो भागते आवारा कुत्ते हैं, बहते गटर, और शहर की जो मजमूई ज़बू हाली है वो आपको देती नज़र आती है। यानी कि जो शहर सिंध में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वो गरीब है, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसके पास वसाइल नहीं कि जिसका रोना जो है हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी आपको रोते हुए नज़र आए। और इन दोनों बड़ी शहरों की जो मैनेजमेंट का जो फ़र्क है वो एक बार फिर जो है इस ईद उल अज़हा में सामने नज़र आया। कुर्बानी के बाद आलाइशी उठाने में लाहौर और पंजाब बहुत आगे, और कराची और सिंध जो थे वो बहुत पीछे थे। कराची में गिनती की सड़कों और रिहायशी इलाकों को छोड़कर जगह जगह आपको जो है आलाइशों के ढेर नज़र आ रहे हैं, जिनके उठाने का कोई बंदोबस्त जो है वो आज ईद के तीसरे रोज़ भी नहीं हो सका। एमक्यूएम के रहनुमा यूं शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक इंतजामी नाअहली है, और ये नाअहल मेयर इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है। वैसे कराची का मुकदमा लड़ने में एमक्यूएम भी जो है बुरी तरह नाकाम है। ये एक तरफ जो है सियासी निज़ाम का हिस्सा भी है, इसके पास वजारतें भी हैं, लेकिन उन वजारतों का कम से कम शहरी या देही सिंध को कोई फ़ायदा नहीं। मुर्तज़ा वहाब साहब पर जो है उनकी तनकीद को आप फ्रेंडली फायर कह सकते हैं। दूसरी जानिब जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कराची और लाहौर के मुआवजे पर ज़रा सा झुंझलाए हुए आपको नजर आए, और शहर की खिदमत के वाले से बेबस भी। मुझे बताएं, लाहौर की खबरें चल रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं है भाई, मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब का वसाइल न होने का रोना अपनी जगह, लेकिन उनका दावा है कि जी वो और उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की सड़तोड़ जो है खिदमत कर रहे हैं, और वो यकीनन बहुत से मंसूबे भी आपको गिनवा सकते हैं, लेकिन कराची की जो अब तक सूरत हाल है वो कुछ और ही कहानी आपको सुनाती है। वैसे पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा को मेयर कराची के अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो पसंद नहीं आया। गुज़श्ता रोज़ जो है जारी एक बयान में उनका कहना था कि जी ईद के दिन भी नाकामियाँ छुपाने के लिए जो है मेयर कराची फजूल तनकीद से बाज नहीं आए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यानी कि उज़्मा बुखारी साहिबा ने, कि 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके जो वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है वो मंदिर से गायब है, और हुकूमत सिंध जो है कराची को भी साफ़ करने की सलाहियत नहीं रखती। उज़्मा बुखारी ने कहा कि जी 16 साल से सिंध हुकूमत और उसके जो बच्चा जमहूरों, उन्होंने कोट एंड कोट है, उनका एक ही रोना है। और बात मीडिया मैनेजमेंट की नहीं, उनके बकौल कि जो मीडिया देख रहा है वही मीडिया दिखा भी रहा है। इत्तेहादी हुक्मरान जमातों के नुमाइंदों की कहते हैं ना आपस में गिले शिकवे अपनी जगह। हम ईद के रोज़ लाहौर और कराची में
आलाइशें उठाने के मामले को आज न्यूज़ के नुमाइंदों से पूछते हैं। हमारे साथ कराची में मौजूद हैं मोहतरमा हमना निसार साहिबा और लाहौर से मोहतरम शौकत अली साहब। हमना, सबसे पहले तो ये बताइए कि कराची में सफाई की मजमूई सूरत हाल क्या है? क्या वाकई जो मुर्जा वहाब साहब कह रहे हैं कि सब प्रोपेगेंडा है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, या गंदगी के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कराची में ईद उल अज़हा के दौरान सफाई की सूरत हाल कागजों में बेहतर जबकि ज़मीनी सतह पर कुछ मुख्तलिफ हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक अब तक कराची से 63,975 टन जो अलाइशें हैं वो इसको उठाकर तल्फ कर दिया जा चुका है, जिसके लिए KMC की जानिब से 96 से ज़ायद कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए थे और इसे फुल लैंड साइट में तल्फ किया जा रहा है। लेकिन शहरी जो हैं इस हवाले से बल्दिया उज़्मा से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। उनका कहना है कि सिर्फ मरकज़ी शाहराहों को साफ़ करने से कुछ नहीं होता, शहर की कच्ची आबादियाँ, गली मोहल्ले अब भी वहाँ पर अलाइशों के ढेर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला नहीं पहुँच रहा है। शौकत साहब, आप बताइए कि लाहौर की सूरत हाल कि सड़कें जो हैं वो सफाई के अतबार से हम इश्तहारात भी चलते हुए देख रहे हैं, हमारी कुछ वहाँ दोस्तों से बात भी हुई, वो तो कह रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको मसला नहीं है। तो क्या इंतजाम थे और क्या मतलब है, हर साल ऐसे ही होते हैं, इस बार पहले से बढ़कर थे? जी, पंजाब हुकूमत ने 6 माह कबल ही सुथरा पंजाब जो है प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया था और जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनके रिसोर्सेज बढ़ा दिए थे। अगर जो गलियों मोहल्लों में भी अगर जो बात करें तो उनको उन्होंने मोटरसाइकिल रिक्शे दे दिए थे और सेंट्री वर्कर की तादाद भी खासी बढ़ा दी थी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिए थे। तो इसकी वजह से जो है लाहौर में इस साल बकरा ईद के मौके पर सफाई के मसाली इंतजाम दिखाई दिए। खासकर अगर जो लाहौर की बात करें तो मजमूई तौर पर तीनों दिनों में चांद रात से लेकर और तीसरे रोज़ तक जो ऑपरेशन अब एहतमाम पजीर हुआ है 52,888 टन वेस्ट उठाया गया है और इसमें लाशों की बड़ी तादाद थी। सड़कों को अलग से धोया भी गया है, चूना भी छिड़का गया है और शहरियों ने एक साफ़ सुथरा माहौल देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमना और जनाब शौकत साहब। और नाज़रीन, आपने कराची और लाहौर का फ़र्क जो है वो मुलाहिज़ा किया। कराची पाकिस्तान का जो माशी पावर हाउस है वो तरक्की की दौड़ में अपने ही मुल्क के दीगर बड़े शहरों से पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है, पसमानदगी का शिकार है, सख्त मुश्किल में है। तो अगर हम कहते हैं ना कि जी आपको सिंध को तरक्की देनी है, आपको पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो उसके लिए आपको कराची को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आपको पाकिस्तान की मईशत को सही करना है, सही सिमत में लेके जाना है, तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। आपको जो अपनी सियासत का क़िबला है उसको दुरुस्त करना होगा। इसी के साथ आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।